सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस जिसका कोड 086 है उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे फॉर सेशन 2022-23 यानी 2023 में जिन्हें बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स हैं, वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में क्लियर करा दिया था, जिसमें मैंने इस सैम्पल पेपर के सारे केमिस्ट्री क्वेश्चन कवर कराए थे। तो इस वीडियो के अंदर सारे हम बायोलॉजी वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह भी देख लिया था, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री वाली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने केमिस्ट्री वाली वीडियो के अंदर आपको मार्क करा दिया था कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया, उसी तरीके से यहाँ भी मैं बताता रहूँगा साथ में कि आपकी एनसीईआरटी बुक से कहाँ से, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है। तो उसे देख के आप आइडिया लगा सकते हो, चाहो तो मार्क कर लो कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ताकि आपके प्रिपरेशन में से हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सेक्शन है सेक्शन ए। इसमें बायोलॉजी का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। जो सेक्शन ए हमारा है, यानी आपको ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इन द गिवन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ लीफ, यानी लीफ को साइड से देखो तो जो चीज़ दिखेगी, पतला सा दिखता है ना, उसी को जूम करके यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ द सेल विद वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर। आपको वो जगह बतानी है, वो लेयर बतानी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो जो ट्रांसफर सेक्शन है उसको देखो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक ये वाला पार्ट है जो लेयर 1 है, ये वाली आपकी लेयर 2 है, ये आपकी लेयर 3 है, इसी तरह ये वाला लेयर 4 है। तो पेज नंबर 96 पे देखोगे तो यही फिगर आपको दी हुई है। वो डायग्राम पूरा कंप्लीट है, यहाँ पर इनकम्प्लीट है। तो पेज 96 पे आपको यही फिगर 6.1 दी हुई है। अब देखो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कब होगा। जो हमारा क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जितना ज़्यादा क्लोरोफिल होगा उतनी ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, जितना ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। अब क्लोरोफिल होता कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी जहाँ पर ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे जिस लेयर के अंदर, वहीं पर ज़्यादा क्लोरोफिल होगा और वहीं पर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो फिगर से आप देख सकते हो, ये आपके क्लोरोप्लास्ट, ये जो ओवल शेप के बने हुए हैं ना गोल गोल, ये आपके क्लोरोप्लास्ट है। देख सकते हो इस रीजन में आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, उसके बाद इस वाले रीजन में दिखेंगे, बाकी ऊपर और नीचे वाली लेयर में देखोगे वहाँ पर आपको कम दिखेंगे। तो हमारा जो डायग्राम है उस हिसाब से देखें तो सेकंड और थर्ड में आपको ये जो ओवल शेप के दिखे हुए हैं, जिसके अंदर ग्रीन कलर की फिलिंग हुई है, वो ज़्यादा दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी सेकंड और थर्ड लेयर यहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको दिया हुआ है। ये डायरेक्ट आपका एक्टिविटी का क्वेश्चन है, एक्टिविटी 6.2, जो कि पेज नंबर 97 पे दी हुई है। तो वहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, देखो हमको बताना है एक्स क्या है और एक्स का काम क्या है, वो भी आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि एक्स क्या करेगा। जो एक्स नाम का सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब करेगा, इवॉल्व एज बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो बाई प्रोडक्ट है, रेस्पिरेशन से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्लांट से, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा ये एक्स वाला सब्सटेंस। तो वो कौन सब्सटेंस होता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। इफ अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस विद अ प्योर डॉर्फ पी प्लांट, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टॉल। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से लिया गया है, आप देखोगे फिगर 9.3, जो कि पेज नंबर 144 पे दिया हुआ है। डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन है, वो फिगर आपको आती है तो देख के ही आप आंसर लगा दोगे, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अब इसकी मैं डिटेल एक्सप्लेन करता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा, अगर किसी ने चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए अच्छा खासा टाइम की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आया है और उस फिगर से आप कैसे आंसर निकाल सकते हो, बस उतना बता सकता हूँ, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो होगी। और जिसने चैप्टर पढ़ा है वो तो ऐसे भी समझ जाएगा, जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई कन्फ्यूज़न और डाउट रहे। तो डायरेक्ट जो आपके एनसीईआरटी में फिगर दी हुई, इसी से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देख सकते हो F1 जनरेशन में पूछ रहा है कि कितने टॉल पी प्लांट होंगे, कितने %। तो यहाँ क्या लिखा है, ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग, यानी सारे ही टॉल होंगे। हाइट से भी देख सकते हो, ये आपका शॉर्ट वाला है, डॉर्फ वाला, ये आपका टॉल वाला है। तो सारे देख सकते हो यहाँ पर टॉल है, यानी परसेंट बताएं तो 100%। F1 में आपको, यहाँ देखो F1 लिखा हुआ है, F1 में आपको 100% टॉल मिलेंगे। इस तरह आपसे पूछ रहा है F2 का भी बताओ, तो F2 में कितने हैं, देखो टॉल 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 और एक शॉर्ट, या जिसे ड्वार्फ भी कहते हैं। यानी टोटल 4 में से 3 आपके क्या है, टॉल। टॉल वाला बताना है, इसीलिए हम 3 लिख रहे हैं। अगर ड्वार्फ पूछता तो 1 लिखते, क्योंकि एक ही ड्वार्फ है 4 में से। परसेंट बताना है तो परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका कितना हो जाएगा, 425 25 3 यानी 75%। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं
चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, वहाँ एक एक चीज़ स्टार्टिंग से समझनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 100 और 75? ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। इसमें देखो गलती ना कर देना कि 75 और 100 निकाला, कौन सा पहले F1 का पहले पूछा, F1 का 100 है, तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन सही होगा, वरना सी में भी देखो 75 और 100 है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। नीचे आपको 3 फिगर दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स ट्रॉपिक मूवमेंट अप्रोप्रिएटली? तो किस फिगर के अंदर आपको ट्रॉपिक मूवमेंट सही दिख रही है? अब ये क्वेश्चन कहाँ से है, आप देखोगे फिगर 7.6 जो कि पेज नंबर 121 पे दिया हुआ है। तो फिगर आपने देखी है, ध्यान है तो सीधे देख के लगा दोगे सी वाली फिगर सही है। उसके साइड में जो थ्योरी वाला पार्ट दिया है उसे भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आपने पढ़ा है, कि ये जो मूवमेंट हमको देखने को मिल रही है वो किस वजह से है। इसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म, यानी ग्रेविटी की वजह से इसका मोशन है। भाई प्लांट आप जब लगाते हो तो क्या होता है, उसकी जो रूट्स है, उसकी जड़ें हैं, वो ज़मीन में नीचे जाती हैं, यानी जो ग्रेविटी है हमारी नीचे की तरफ लगती है ना जी, तो रूट्स नीचे जा रही हैं, तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाएगा तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो रूट्स हमारा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म यहाँ दिखने को मिलेगा। वहीं जो शूट्स हैं, जो प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा है जो ज़मीन के बाहर रहता है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो सी वाला डायग्राम सही है। सी कहाँ पर है, सिर्फ सी वाला, तो सी ओनली, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। वरना सी तो देखो ए और बी में भी है, लेकिन सिर्फ हमारा डायग्राम सी वाला सही, बाकी सब गलत है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। द डायग्राम शोन बिलो डिपिक्ट्स पॉलिनेशन। तो यहाँ पर आपको पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है। चूज द ऑप्शन दैट विल शो अ मैक्सिमम वेरिएशन इन द ऑफ स्प्रिंग। तो पेज नंबर 134 पे जो आपको टॉपिक 8.3.2 दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसी टॉपिक का ये क्वेश्चन लिया गया है। पेज नंबर 135 देखोगे, यानी उसका नेक्स्ट वाला जो पेज है, उसमें सेकंड पैराग्राफ क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन की बात की गई है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन के जो ट्रांसफ़र है वो उसी प्लांट से निकल के उसी में होता है। जैसे यहाँ देख सकते हो, ये सी वाला यहीं से निकला और इसी फ्लावर के अंदर चला गया, उसी प्लांट से उसी प्लांट में रह गया। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो वहाँ ये होता है कि सारी कैरेक्टरिस्टिक उसी एक प्लांट से लेनी पड़ती है, क्योंकि किसी दूसरे प्लांट पे तो गया नहीं, उसी प्लांट पे रह गया। लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो एक प्लांट के पॉलन दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास जाते हैं। तो इस तरह से दो प्लांट इंगेज हो गए, यानी दोनों प्लांट से कैरेक्टरिस्टिक्स ली जाएगी, इसलिए वेरिएशन हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे समझो आपको मैंने रेड कलर दे दिया और कहा इससे अलग अलग कलर बनाओ, तो रेड के ही वेरिएंट बना सकते हो, हल्का रेड, थोड़ा सा डार्क रेड, क्योंकि आपके पास एक ही कलर है। वहीं अगर मैं आपको RGB रेड ग्रीन ब्लू 3 कलर दे दूं तो आप इससे करोड़ों कलर बना सकते हो। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो वहाँ पर हमको वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की वैरायटी देखने को मिलती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है ये आप देख लो। एक तो बी में हो रहा है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, इसी तरह से डी में हो रहा है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। बाकी सी में देखो यहीं से यहीं में रह गया, ए से इसी प्लांट से इसी में रह गया। तो मैक्सिमम कहाँ होगा, बी और डी में, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गए। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसको मैंने केमिस्ट्री वाली वीडियो में बताया था कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आपको करने हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन से ही मैं आपको समझा दूंगा, वहाँ डिटेल में बताया था एग्जाम्पल लेके। असर्शन में क्या कह रहा है, हाइट इन पी प्लांट्स इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एंड इज दस जेनेटिकली कंट्रोल्ड। क्या ये बात सही है? तो थोड़ा सा हाइट वाला फैक्टर इसको थोड़ा समझते हैं। पहले ये देख लो ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। पेज नंबर 145 पे जो आपका टॉपिक है 9.2.3, वहाँ से ये चीज़ ली गई है। उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे, उस पूरे टॉपिक को, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो होता क्या है, हमारे पास डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है, इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसे समझ लो जैसे कोई घर बनाना है तो घर का जो मैप है, जो ब्लूप्रिंट है, वही आपका डीएनए है। डीएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, रूम कितने बनेंगे, उसका साइज़ क्या होगा, कैसा उसका डिज़ाइन होगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसी डीएनए के अंदर आपके जीन्स होते हैं। जीन्स के अंदर एक इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लो पूरे मैप में एक रूम किस तरह से बनेगा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या कह रहे हैं, जीन कह रहे हैं। ठीक है, इस जीन का काम क्या होता है, वो एक तरीके का प्रोटीन बनाता है। इस तरह से बहुत सारे जीन्स होते हैं, इसीलिए बहुत तरीके के प्रोटीन बनते हैं। अलग अलग तरीके के प्रोटीन मिल के ही कोई ऑर्गेनिज्म फिर बनता है। तो एक जीन एक प्रोटीन बनाना उसका काम है। अब मान लो एक जीन है जो कि हाइट डिसाइड करता है, यानी वो जीन ऐसे प्रोटीन बनाएगा जो कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। उस जीन के पास इंफॉर्मेशन होगी कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी हाइट कितनी होगी, ये डिसाइड करेगा। उसी हिसाब से वो प्रोटीन बनवाएगा। भाई जैसे आपको मकान बड़ा बनाना है तो उसी हिसाब से मटेरियल लाओगे ना, तो ये जीन का काम यही है कि वो, उसके पास इंफॉर्मेशन है कि हाँ इस ऑर्गेनिज्म की हाइट कितनी होनी है, उसी हिसाब से वो ऑर्डर करेगा, हाँ भाई इतना प्रोटीन बनाना है। तो जीन के पास इंफॉर्मेशन है, वो क्या करेगा,
पहले हार्मोन जनरेट करवाएगा। यानी इसका काम क्या हो गया, पहले हार्मोन बना दो। हार्मोन्स अगर कम रिलीज होंगे तो प्रोटीन भी कम बनेगा, प्रोटीन कम बनेगा तो हाइट कम होगी। अब जीन्स के पास इंफॉर्मेशन है कितनी हाइट होनी है, जिस हिसाब से प्रोटीन बनवाना है उसी हिसाब से ये हार्मोन्स रिलीज करेगा। अब हार्मोन्स कम बनेगा या ज़्यादा बनेगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि हार्मोन बनाने वाला जो प्रोसेस है वो कितना फास्ट है। भाई घर जल्दी बनेगा कि देर में बनेगा ये डिपेंड करेगा घर कौन बना रहा है, जो मजदूर है, जो मिस्त्री लगा हुआ है, वो कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। तो जीन्स के पास इंफॉर्मेशन है, उसी इंफॉर्मेशन की मदद से ये हार्मोन्स रिलीज करेगा। अब इस रिलीज करने वाले प्रोसेस के लिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो एंजाइम है जो कि जीन से इंफॉर्मेशन लेके हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, अगर ये अच्छे से काम करेगा, फास्ट काम करेगा, तो ज़्यादा हार्मोन रिलीज होंगे। हार्मोन ज़्यादा होगा तो हमने बताया प्रोटीन ज़्यादा बनेगा, प्रोटीन ज़्यादा बनेगा तो जो हाइट है वो भी ज़्यादा होगी। तो देखो यही बात लिखी थी, हाइट इन द पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। वो जो एंजाइम है वो कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छे से काम कर रहा है। जितना अच्छे से काम करेगा उतना ही ज़्यादा वो हार्मोन बना पाएगा, और जितना ज़्यादा हार्मोन बनेगा उतना ही ज़्यादा प्रोटीन बनेगा, और जितना ज़्यादा प्रोटीन बनेगा उतनी ही ज़्यादा हाइट होगी। ठीक है, मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना ये टॉपिक बहुत डिटेल में समझने वाला है। ऐसे इसको 2 मिनट में नहीं समझाया जा सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आपको समझ में आ जाए। जब चैप्टर पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो ये बात तो सही है, हाइट ऑफ ई प्लांट किससे कंट्रोल होती है, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छे से काम कर रहा है एंजाइम, एंड दस इज जेनेटिकली कंट्रोल। जैसे मैंने बताया सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, डीएनए में होती है, उसके जेनेटिक मेकअप में होती है। डीएनए की बात करें, जीन्स की बात करें, जेनेटिक की बात करें, समझ लो एक ही चीज़ की बात हो रही है। जेनेटिकली कंट्रोल है, इसका मतलब ये सारा डिसीजन कौन लेता है, डीएनए लेता है। डीएनए के अंदर एक जीन होगा जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी कि इस ऑर्गेनिज्म की हाइट कितनी है। तो एसेशन वाली बात हमारी सही है। अब रीज़न वाले की बात कर लेते हैं। तो 2 स्टेटमेंट होते हैं इसके अंदर। तो एसेशन वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। रीज़न वाला देखते हैं, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। यही चीज़ मैंने देखो आपको समझाई है। सेलुलर डीएनए यानी सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर ही इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की। इसका मतलब रीज़न वाली बात भी सही है। तो देखो दोनों ही ए और आर सही है, तो आप ए और बी ऑप्शन चूज़ करोगे, लेकिन ए और बी ऑप्शन में एक फ़र्क है। ए आप तब चूज़ करोगे जब आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर रीज़न में जो बात लिखी है वो ए बात का एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं पूछूं कि ए ऐसा क्यों कह रहे हो, ये स्टेटमेंट क्यों सही है, तो आप रीज़न कह सकते हो। तो यहाँ पर असर्शन में जो बात लिखी है कि जो हाइट है पी प्लांट की वो किससे कंट्रोल होती है, एंजाइम की एफिशिएंसी से। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। तो जो एंजाइम है वो फास्ट काम करेगा या स्लो काम करेगा ये डिपेंड करेगा उसको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली है। जैसे मान लो आपको यही क्वेश्चन पेपर है, इसको 3 घंटे का टाइम मिला है ना, इसी पेपर को अगर हाफ कर दें तो आपके लिए ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो आप बहुत आराम से पेपर दोगे। यानी जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन कम कर दें या टाइम को बढ़ाते जाएं उतना ही ज़्यादा आपकी जो स्पीड है वो स्लो कर लोगे, कि आप चलो आराम से देंगे, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मज़े से आराम से लिखते हैं। उसी तरह ये एंजाइम भी है, जैसी इन्फॉर्मेशन इसको डीएनए से मिलेगी कि भैया प्रोटीन कम बनाना है क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म की हाइट कम रखनी है, तो एंजाइम भी अपना धीरे धीरे काम करेगा। यानी हाइट डायरेक्टली किससे लिंक है, डीएनए से। डीएनए के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, अगर इस ऑर्गेनिज्म की हाइट कम होनी है तो उस प्लांट की या उस ऑर्गेनिज्म की हाइट कम होगी। तो रीज़न में जो बात लिखी है वो ए वाली बात को एक्सप्लेन कर रही है, इसलिए इसमें हम ए वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। 19 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेशन में क्या लिखा है, एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी के लाइन से उठ के आया है। पेज नंबर 106 पे देखोगे, जो आपका ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स ये वाला जो टॉपिक है उसी में देखोगे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि जो एम्फीबियंस हैं वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। रीज़न देखें क्या कह रहा है, एम्फीबियंस आर एनिमल विद 2 चैम्बर हार्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एम्फीबियंस कितने होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो रीज़न वाली बात गलत है। अगर ए सही है और आर गलत है तो सी ऑप्शन आप चूज़ करोगे, तो यहाँ सी हम चूज़ कर लेंगे। तो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या पूछ रहा है हमसे, हाउ इज़ द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन, गिव 4 एग्जाम्पल्स। यानी बीटिंग ऑफ हार्ट और जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है इसके बीच आपको डिफरेंस लिखना है, और इस डिफरेंस के अंदर आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का है। पेज नंबर 126 पे आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन है, बस बीटिंग ऑफ हार्ट की जगह वहाँ लिखा हुआ है इनवॉलेंट्री एक्शन। तो जो हमारा बीटिंग ऑफ हार्ट है वो इनवॉलेंट्री एक्शन ही है, तो चाहे बीटिंग ऑफ हार्ट कह दे या इनवॉलेंट्री एक्शन कह दे, बात एक ही है। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, वो चीज़ जो बिना सोचे समझे हो जाती है, यानी उसके लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, डिसीजन लेना नहीं पड़ता। जैसे हमारा हार्ट बीट है,
तो उसके लिए कुछ सोचना पड़ता है कि यार दिल भी धड़काना है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो ब्रेन हमारा काम कर रहा है बैकग्राउंड में। इस तरह सांस लेना, हम सोचते हैं क्या करिए हमको सांस लेना था, हम तो भूल ही गए, हमको याद हो ना हो, सो रहे हो कुछ भी कर रहे हो, हमारी सांस चलती रहती है। तो वो सारे किस में आते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन में, जहां हमको सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हो रही होती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन ये भी इनवॉलेंट्री होता है, यहाँ पर भी हमको डिसीजन लेना और सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक फ़र्क है, वो ये कि ये सडन होता है, अचानक से होता है। भाई हार्ट बीट अचानक तो होती नहीं, कॉन्टिन्यूसली चल रही है। इस तरह सांस लेना ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन सांस नहीं लिए तो अचानक सांस लेने लगे, वो चीज़ें कॉन्टिन्यूसली चल रही है। रिफ्लेक्स एक्शन अचानक से होता है, यानी अभी तक नहीं हो रहा था, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो चीज़ होने लगी, तो हम उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। ठीक है, चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं। आई होप थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो सीबीएसई ने जो आंसर दिया है वहाँ ये देख सकते हो, बीटिंग ऑफ हार्ट और रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन होता है आर एक्शन विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाई अवर विल, हम अपनी चाहत से उसे कंट्रोल नहीं करते। जैसे हार्ट बीट है, तो इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते थे, बीटिंग ऑफ हार्ट इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाई अवर विल। तो अपने से कंट्रोल नहीं कर सकते हार्ट बीट को, कि कम कर लिया, ज़्यादा कर लिया या रोक दिया। वहीं रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर लें, आर सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके रिस्पॉन्स, जैसे आपने कोई गर्म चीज़ छू ली तो अचानक से आप हाथ हटा लेते हो ना, तो किसी चीज़ के रिस्पॉन्स में हुआ, गर्म चीज़ आपने छुई तब आपने वो एक्शन किया। दूसरे पॉइंट की बात कर लें, दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस टू वर्क। स्टिमुलस क्या होता है, ऐसी चीज़ जो आपको रिस्पॉन्स करने पे मोटिवेट करे। जैसे आपको भूख लगी, बहुत अच्छा सा खाना आपके सामने आ गया, तो आपके मुंह में पानी आने लगता है। ऐसा नहीं कि आप उसे सोचते हो कि अरे यार मुंह में पानी लाना है, बल्कि वो जो फूड है, जो खाना है, वो स्टिमुलस की तरह काम करेगा, आपको मोटिवेट करेगा एक्शन लेने के लिए। अब भले ही उस पर खाने पे टूट ना पड़ो, लेकिन मन तो करेगा यार इसको खाना चाहिए, मोटिवेशन आपको मिलता रहता है। तो समझ गए स्टिमुलस क्या होता है, ऐसी चीज़ होती है जो रिस्पॉन्स करने के लिए मोटिवेट करे कि कोई एक्शन लेना चाहिए। अब बीटिंग ऑफ हार्ट के लिए कोई रिस्पॉन्स की जरूरत है नहीं कि किसी को देख के ही धड़केगा, वो तो ऑटोमेटिकली धड़क ही रहा है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन दे रिक्वायर स्टिमुलस फॉर इट्स एक्शन, यहाँ पर स्टिमुलस की जरूरत पड़ेगी। स्टिमुलस क्या होगा, बहुत सारी चीज़ है, चैप्टर में डिटेल पढ़ोगे। जैसे हीट हो गया, गर्म चीज़ को आपने छुआ तब वो एक्शन हुआ, यानी जो हॉट ऑब्जेक्ट था, जो हीट थी, वो स्टिमुलस की तरह काम की। अगर वो हॉट ऑब्जेक्ट ना होता, ठंडा होता, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होता, तो आप हाथ क्यों हटाते, कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दीज एक्शन आर रेगुलेटेड बाई ब्रेन, ये ब्रेन रेगुलेट करता है। और ये एक्शन कैसे होते हैं, बाई स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर कोई भी स्केलेटल मसल इन्वॉल्व नहीं होती बीटिंग ऑफ हार्ट में। वहीं रिफ्लेक्स एक्शन में जो स्केलेटल मसल है वो इन्वॉल्व होती है। ये जो एक्शन है वो पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, ये कॉन्टिन्यूसली ज़िंदगी भर चलती रहती है। वहीं रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर लें, प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी आ गई, अचानक से कोई सिचुएशन आ गई, तब ये वर्क करता है। दिस एक्शन में भी क्विक और स्लो, ये क्विक भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। जैसे आप दौड़ रहे हो तो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, सांसें तेज़ चलने लग सकती हैं। सो रहे हो तो आपकी ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट स्लो हो जाती है। तो ये क्विक और स्लो दोनों हो सकती है। मैं रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, ये हमेशा क्विक होती है, क्योंकि अचानक से अब गर्म चीज़ छुए, अब ऐसा तो नहीं हटा रहे हैं, देखते हैं अभी हटा लेते हैं, तुरंत हटता है ना, तो ये हमेशा क्विक होता है। तो यहाँ जो 6 पॉइंट लिखे इनमें से कोई 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। पेशेंट हुज गॉल ब्लेडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड, वाई। वो पेशेंट जिसके गॉल ब्लेडर को रिमूव कर दिया गया है, उसको ये रिकमेंड किया जाता है, उससे ये कहा जाता है कि आप ऑयली फूड कम खाओ, तेल वाले खाने, इसके अंदर तेल वगैरह पड़ा होता है, उसको कम खाओ। तो ऐसा क्यों कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, आप देखोगे पेज नंबर 99 पे जो फिगर 6.6 दी हुई है, उस फिगर के अंदर आपको गॉल ब्लेडर मार्क किया हुआ है, उसी में नीचे आपको ब्रैकेट में लिखा है गॉल ब्लेडर के नीचे स्टोर्स बाइल, यानी गॉल ब्लेडर के अंदर क्या होता है, बाइल स्टोर होता है। तो अगर गॉल ब्लेडर को रिमूव कर दिया जाएगा तो बाइल हमें नहीं मिल पाएगा। बाइल का क्या काम है ये हमको पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि वो काम नहीं हो पाए, क्योंकि बाइल सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो बाइल का जो फंक्शन है वो पेज नंबर 100 पे आपको दिया हुआ है, सेकंड वाला पैराग्राफ देखोगे उसी के अंदर दिया हुआ है। तो सीबीएसई ने जो आंसर दिया उसको हम समझ लेते हैं। गॉल ब्लेडर क्या करता है, स्टोर करता है बाइल। बाइल का क्या काम है, हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, जैसे आपका वैक्स हो गया और आपका ये फैट हो गया। इमल्सिफिकेशन मतलब बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे पीसेस में बदलना। तो फैट के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर ब्रेक करना, ये काम होता है बाइल का। इतना लिख दोगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ स्टोर्ड बाइल, अब बाइल जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है, गॉल ब्लेडर के अंदर। अगर गॉल ब्लेडर रिमूव हो गया तो बाइल स्टोर नहीं हो पाएगा, और बाइल ना होने की वजह से इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल बी नेग्लिजिबल, ना के बराबर इमल्सिफिकेशन हो गया, यानी फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनके टुकड़े होना बहुत ना के बराबर होगा, या कह सकते हो अफेक्टेड, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, या कह सकते हो लेस,
इनमें से कोई एक बात आप लिख सकते हो, इस पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। एंड दस फैट डाइजेशन विल बी स्लो, इसीलिए फैट का डाइजेशन स्लो होगा, क्योंकि बहुत जल्दी से वो फैट के छोटे छोटे पीसेस नहीं हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, थोड़ा थोड़ा करके होगा, तो फैट को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए हैज़ देयर आर सच डाइट रिस्ट्रिक्शन, इसीलिए कहा जाता है भाई फैट ना खाओ, क्योंकि अगर खा लोगे तो फिर इधर उधर भागोगे, क्योंकि डाइजेस्ट तो हो नहीं पाएगा और टाइम लगेगा और प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। नेम द सब्सटेंसेस अदर देन वाटर दैट आर रीअब्जॉर्ब ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन। तो जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो कुछ सब्सटेंस है जो फिर से एब्जॉर्ब होते हैं। तो एक तो वाटर है, इसमें कह रहा है कि अदर देन वाटर, वाटर के अलावा जो और सब्सटेंस है उनके बारे में बताओ। आगे क्या कह रहा है, व्हाट आर द 2 पैरामीटर्स दैट डिसाइड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीअब्जॉर्ब इन द किडनी। तो वो 2 पैरामीटर बताओ जो ये डिसाइड करेंगे कि कितना वाटर फिर से एब्जॉर्ब होगा, रीअब्जॉर्ब होगा किडनी में। तो पेज नंबर 111 लाइन नंबर 6 आप देखोगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब सीबीएसई में जो आंसर है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो यूरिन फॉर्मेशन के टाइम वाटर तो रीअब्जॉर्ब होता है, उसके अलावा और जो सब्सटेंस है वो कौन से हैं आपके, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है, इनमें से कोई 2 आपको लिखने हैं, तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब एज अ यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब। तो जब ट्यूब में फ्लो होता है तो उस ट्यूब के फ्लो होते टाइम भी वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब होता है। तो बताना है वो कौन सा पैरामीटर डिसाइड करेगा कि वाटर कितना एब्जॉर्ब होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी। कितना पानी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, अगर बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत कम पड़ेगी, वाटर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो एक पैरामीटर आपने लिख दिया तो 0.5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या पैरामीटर है, एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज़ टू बी एक्सक्रीटेड। कितना डिजॉल्व वेस्ट है जिसको बाहर निकालना है। ऐसे समझो आपके फ्लोर पे ज़मीन में कुछ गंदगी लग गई, अगर वो गंदगी थोड़ी सी है थोड़ा सा पानी डालोगे साफ़ हो जाएगा, अगर गंदगी बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। इस तरीके से अगर ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है आपकी बॉडी में तो उस वेस्ट को वाटर के साथ बाहर निकाला जाता है। अब वेस्ट ज़्यादा बनेगा तो वाटर भी ज़्यादा निकलेगा, वाटर ज़्यादा निकल रहा है इसका मतलब रीअब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, किडनी के अंदर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है और ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 पैरामीटर आपने लिख दिए, तो यहाँ पर भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, टोटल आपका 2 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। अ लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड इन द नेबरहुड। तो किसी नेबरहुड में आसपास बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट हुआ है, हाउएवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। लेकिन वो जो वेस्ट जनरेट हुआ है बहुत सारा, उनमें लगभग सारे ही कैसे हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं। व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ। इसका इन्वायरमेंट पे और ह्यूमन की हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, पेज नंबर 262 पे जो आपका इन टेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, बॉक्स के अंदर जो क्वेश्चन है उसको देखो, क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ से ये लिया गया है। वहाँ पूछा ना कि इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे यहाँ तो ये भी बात समझ में आई कि जो बीच में बॉक्स वाले जो क्वेश्चन है वो भी हमको प्रिपेयर करने हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सेस जनरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी हार्मफुल। बहुत ज़्यादा अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, वो भी हार्म करेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, इट्स डिकम्पोजिशन इज अ स्लो प्रोसेस लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ फॉल स्मेल एंड गैसेज। अब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो डिकम्पोज तो हो जाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो जब तक वो डिकम्पोज नहीं हो जाएंगे तब तक क्या होगा, एक गंदी सी महक आएगी और गैसेस वगैरह वहाँ से जनरेट होंगी। तो ये लिख दिया, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा क्या है, इट कैन बी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स दैट क्रिएट अनहाइजीनिक कंडीशन। इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से क्या होगा, बहुत सारे जर्म्स ब्रीड करने लगेंगे, यानी उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, बहुत ज़्यादा जर्म्स आ जाएंगे और ये हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। तो ये भी लिख दिया, तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो सेक्शन बी भी हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वो आपके 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें देखते हैं, द लीव्स ऑफ अ प्लांट वर कवर्ड विद एल्युमिनियम फॉइल। तो किसी प्लांट की जो लीव्स है उसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दिया गया है। हाउ वुड इट अफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट। ये प्लांट की फिजियोलॉजी यानी प्लांट का जो पूरा स्ट्रक्चर है, प्लांट की जो फंक्शनिंग है, उसको किस तरह से अफेक्ट करेगी। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया किसी एक टॉपिक से नहीं है, बल्कि चैप्टर 6 के अंदर जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे न्यूट्रिशन वाला हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, तो प्लांट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं इसमें, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आपने पढ़ा है कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, तो आप बहुत आसानी से इस आंसर को दे पाओगे। तो सीबीएसई ने क्या आंसर दिया उसको हम देख लेते हैं। नो फोटोसिंथेसिस विल अकर, सो नो ग्लूकोज विल बी मेड।
क्योंकि होगा क्या, देखो एल्युमिनियम फॉयल से आपने लीफ को कवर कर दिया, अब सनलाइट वहाँ नहीं पड़ पाएगी, सनलाइट नहीं पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसलिए हमारा फूड नहीं बनेगा जिसे हम ग्लूकोज कह रहे हैं। दूसरी चीज़, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई भी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी। No transpiration will occur, so there would be no upward movement of the water or mineral from the soil as there would be no transpirational pull। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो एरियल पार्ट होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है प्लांट का, जो ज़मीन से बाहर होता है, वहाँ से वाटर लॉस होता है, ज़्यादातर आपका जो लीव्स है वहाँ से होता है। तो लीव से वाटर निकलने से होता है क्या है, एक प्रेशर जनरेट होता है, उस प्रेशर की वजह से जो सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल है वो प्लांट के अंदर इंटर करते हैं। तो अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर और मिनरल अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि कोई भी ट्रांसपिरेशन पुल नहीं जनरेट हो रहा है। और तीसरी चीज़ है कि टेम्परेचर रेगुलेशन जो लीफ सरफेस का है वो अफेक्ट करेगा। अब ये कैसे होता है, देखो जैसे हमारे गर्मी लगती है तो पसीना निकलता है ना, स्वेटिंग होती है, तो ये जो स्वेटिंग है, पसीना निकलना एक नेचुरल प्रोसेस है, ये हमारी बॉडी को कूल करने में मदद करता है। यानी बॉडी की हीट को निकालना होता है तो ऑटोमेटिक उसका सिस्टम ये होता है कि स्वेटिंग होने लगे, आपको पसीना निकलने लगे। ठीक इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी होता है कि प्लांट के टेम्परेचर को अगर रेगुलेट करना है तो यहाँ से भी जो वाटर है वो लूज़ होता है, तो आपने कवर कर दिया तो वाटर बाहर निकल नहीं पाएगा। इस तरह से टेम्परेचर रेगुलेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो 3 मार्क्स का था, तीनों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब इसमें ऑप्शन था कि ये वाला कर लेते या जो नीचे दिया हुआ है वो कर सकते हो। हाउ इज लिम्फ एन इम्पॉर्टेंट फ्लूइड इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन। तो ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 108 पे जो लिम्फ वाला टॉपिक है वहाँ से लिया गया है। उसको मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो देख लोगे तो पूरा ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर शॉर्ट में समझते हैं, हमसे इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है ना, तो सीबीएसई ने क्या आंसर दिया उसको हम देखते हैं। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो जो फैट डाइजेस्ट हो जाता है उसको इंटेस्टाइन की वॉल एब्जॉर्ब कर लेती है। इस फैट का ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी होता है कि अलग अलग सेल तक इसे पहुंचाया जाए, तो लिम्फ ये काम करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन कराता है, ये कैरी करता है अपने साथ। इतना लिख दिया, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको ड्रेन करा के वापस ब्लड के अंदर पहुंचा देता है। होता है कैसे, शॉर्ट में समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर लगभग 20 लीटर फ्लूइड वो इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, जिसे हम इंटर सेलुलर स्पेस भी कहते हैं, उसके अंदर जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो सिर्फ 17 लीटर वापस आता है। इसका मतलब जो 3 लीटर है वो उसी स्पेस के अंदर रह जाता है। अब एक बार तो चलो ठीक है 3 लीटर रह गया, लेकिन हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, वापस से 20 लीटर फिर जाएगा और 3 लीटर वहाँ रह जाएगी। इस तरह से 3 लीटर ऐड होते होते तो जगह खत्म हो जाएगी ना, ऐसा तो है नहीं कि हज़ारों लीटर भरता चला जाएगा। तो ये जो 3 लीटर एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, वो कैसे ड्रेन होता है, इसी लिम्फ के थ्रू ही ड्रेन होता है, यानी यहाँ से निकल के वापस ब्लड के अंदर चला जाता है। आगे हमसे क्या कह रहा है, इफ़ लिम्फेटिक वेसल्स गेट ब्लॉक्ड हाउ वुड इट अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। इसको इलेबोरेट करना है। देखो ये जो पार्ट है आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ऐसा कोई रीज़न लिखा नहीं हुआ है कि अगर लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा। ना एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन है, ना बीच में कई क्वेश्चन है, ना उस टॉपिक में दिया है कि ब्लॉक होगा तो क्या होगा। तो आप कहोगे क्या ये एनसीईआरटी के बाहर से है, तो ऐसी बात नहीं, एनसीईआरटी के बाहर से नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि लिम्फेटिक वेसल अगर ब्लॉक हो जाएगी, जिसके अंदर लिम्फ फ्लो होता है, अगर वो ब्लॉक हो गया तो किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो आप ये सोचो कि लिम्फेटिक वेसल का जो काम होगा, यानी लिम्फ का जो फंक्शन होगा वो रुक जाएगा, और लिम्फ का फंक्शन तो आपको टॉपिक में दिया हुआ है। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है या हमारी जो लिम्फेटिक वेसल है जिसके अंदर से लिम्फ फ्लो होता है, अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, विल लीड टू द वाटर रिटेंशन एंड पुअर फैट एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। जैसे मैंने बताया कि 3 लीटर उसी के अंदर रह जाता है। अब ये जो 3 लीटर फ्लूइड उसमें ज़्यादातर वाटर होता है। अब ये इकट्ठा होता है कि अगर इसको निकालने का कोई सिस्टम ना होगा तो ये जमा होता जाएगा, रिटेन होता जाएगा। दूसरी बात, जो फैट एब्जॉर्ब होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन इसी लिम्फ के थ्रू होता है। अगर ये लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक जो सिस्टम है वो ब्लॉक हो गया तो कोई एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा। तो ये हो गया इसका रीज़न। तो यहाँ पर कोई एक आपको लिखना है, यानी आप चाहे तो लिख दो कि इसकी वजह से क्या होगा, वाटर रिटेन हो जाएगा, या फिर लिख दो कि जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो पुअर होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। व्हाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर अ कॉज फॉर कंसर्न, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड व्हाट स्टेप आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। तो पेज नंबर 260 पे आप देखोगे पूरा जो ओजोन वाला टॉपिक है वहीं से ही लिया गया है। तो ओजोन लेयर में जो डैमेज है वो एक कंसर्न की बात है, एक चिंता की बात है, क्योंकि ओजोन एक शील्ड की तरह काम करता है हमारी अर्थ की सरफेस के लिए। अगर ओजोन नहीं होगी तो हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं जो कि सन से आ रही हैं वो स्किन कैंसर कॉज कर देंगे इंसानों के अंदर। जो हमारे सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, यानी वो केमिकल्स जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, जैसे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, CFCs हो गए, ये रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ होता है, यानी कूलिंग की तरह कूलिंग में काम आता है। जैसे फ्रिज हो गया, AC हो गया, AC वगैरह में यूज़ होता है, मतलब पहले यूज़ होता था, अब तो दूसरी चीज़ें यूज़ होती हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज़ होता है। आर द मेन रीज़न फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ये जो हमारे सिंथेटिक केमिकल्स हैं, CFCs हो गए,
या इस तरीके से और भी जो हो गए, वो क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, उसके अंदर होल कर रहे हैं। तो इसके डिप्लीट होने का कॉज भी हमारा हो गया। स्टेप की बात कर रहा है, स्टेप टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। इस जो डैमेज, ये जो नुकसान है, इसको लिमिट लगाने के लिए, इसको यानी एक लेवल से ज़्यादा डैमेज ना होने पाए, क्योंकि हम सारी चीज़ें तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, लेकिन इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन सा स्टेप है जो कि लिया गया है इसे लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए? तो बहुत सारे डेवलपिंग और वो कंट्री जो कि डेवलप हो चुके हैं, उन्होंने एक साइन किया, एक एग्रीमेंट है, उसको साइन किया, ओबेइंग द डायरेक्शन ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, टू फ्रीज और लिमिट द प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ CFCs एट 1986 लेवल्स। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो प्रोडक्शन है उसको हम लिमिट लगाएंगे, एक लिमिट तय कर देंगे, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होने चाहिए। और ये लेवल कब सेट किया गया था? 1986 में। तो ये पूरा आंसर आप लिख दोगे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना, तो आपको ये 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स कैरी करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका ए पार्ट है, वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट अ होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फ्रेगमेंट इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक कॉम्प्लेक्स सा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी बहुत अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बना है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म से एक फ्रेगमेंट, एक टुकड़ा हम निकाल लें, यानी उसकी बॉडी से एक छोटा सा पार्ट हम निकाल लें, तो उस पार्ट से हम पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं बना सकते? ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है? आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, उनका एक पार्ट आप कट कर दो तो उससे नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसी का रीज़न आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 130, इसमें जो टॉपिक 8.2.2 है वहाँ से लिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। द रीज़न इज दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि बस बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप है, बल्कि वहाँ पर अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, यानी बहुत तरीके के सेल होंगे, हर सेल का अपना अलग अलग टाइप का फंक्शन होगा। एक जैसा काम करने वाले सेल का जो ग्रुप होगा वो मिलकर टिश्यू बनाएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाएगा, फिर टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बनाते हैं, और वो जो ऑर्गन होते हैं उनका एक डेफिनेट पोजीशन होती है बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गन कहीं भी जाके लग गया, पता लगा ब्रेन आके पैर में लग गया और आपके जो लीवर है वो सर में आ गया, स्टमक आपका हाथ में आ गया। तो ऐसा नहीं, हर किसी की अपनी पोजीशन है, हर ऑर्गन का अपना फंक्शन है, हर टिश्यू का, हर सेल का अपना अलग टाइप का फंक्शन है। तो कोई एक टुकड़ा आपने निकाल लिया तो उससे पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो जो टुकड़ा आपने निकाला है वहाँ पर जो सेल्स हैं उनको सिर्फ अपने काम का पता है, उनको नहीं पता कि बॉडी का पूरा डिज़ाइन कैसा है, कौन सी चीज़ कहाँ पर लगी हुई है। उनका जो काम है वो अपना कर रहे हैं, उनको बाकी बॉडी से पूरी मतलब नहीं है। ऐसे समझ लो स्कूल है, स्कूल में आपके टीचर्स भी होते हैं, प्रिंसिपल्स भी होते हैं, प्यून्स वगैरह भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं। अब आपको प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप स्कूल कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता वो स्कूल कैसे चलाया जाता है। स्कूल को कंट्रोल करने का, चलाने का काम वो प्रिंसिपल का होता है, उसी को सारी चीज़ें मालूम होती हैं। उसी तरीके से ये जो सेल होगा, जिस टुकड़े को आपने निकाला, उसको पूरी बॉडी की नॉलेज नहीं होगी। उसके लिए अलग टाइप का एक सेल होता है जिसके पास पूरी बॉडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जिसे हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, जर्म सेल्स जो हमारे होते हैं, और उन्हीं की मदद से एक नया ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। देयरफॉर सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। इसीलिए सेल बाय सेल जो डिवीजन है वो प्रैक्टिकल नहीं होगा कि एक सेल बहुत सारे सेल में डिवाइड हो गया और उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, क्योंकि अलग अलग टाइप के सेल बनने हैं, अलग अलग टिश्यूज़ बनने हैं, अलग अलग ऑर्गन्स बनने हैं। तो ये ए वाला पार्ट आपके 2 मार्क्स का था, इतना लिखने पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। इसका बी वाला पार्ट देख लेते हैं। सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर नेसेसरी लिंक फॉर रिप्रोडक्शन, इलुसिडेट। यानी जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको ए वाले आंसर में, कि एक खास तरीके के सेल होते हैं, उन्हीं के पास ये एबिलिटी होती है, उन्हीं के पास पूरी नॉलेज होती है कि एक नया ऑर्गेनिज्म को किस तरह से बनाना है। तो वो सेल कहाँ पर होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, और ऑर्गन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना होता है। तो जहाँ पर ये सेल बनेंगे और जहाँ से ये रिलीज़ होंगे, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स का जो फंक्शन पूरा देखेंगे, वो जो ऑर्गन, वो जो टिश्यू होगा, उसका मैच्योर होना, उसका पूरी तरीके से फंक्शन होना ज़रूरी है। इसी चीज़ को आपको इलुसिडेट करना है, एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। बिकॉज ऑफ द नीड फॉर द स्पेशलाइज सेल कॉल्ड जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि खास तरीके के सेल होते हैं जिसे हम जर्म सेल्स कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं, वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। The body of the individual organism has to grow to its adult size. The rate of general body growth begins to slow down. Reproductive tissue began to mature. अब ये क्वेश्चन कहाँ से है इसको हम देख लेते हैं। पेज नंबर 136 पे देखोगे तो पूरा ये सारी जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी को समराइज करके यहाँ पर आंसर आपको देना है।
तो आंसर में क्या लिखा हुआ है कि स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम जर्म सेल कहते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरा एडल्ट साइज़ का हो जाए, वो पूरी तरह से ग्रो हो जाए। जब बॉडी की ग्रोथ पूरी हो जाती है, जो हाइट वाइट जो बढ़नी होती है वो लगभग हो गई होती है, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो बॉडी की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होने लगती है। यानी देखो एक टाइम पे बहुत तेज़ी से हाइट वगैरह बढ़ रही थी, उसके बाद फिर हाइट बढ़ने का जो रेट है वो स्लो हो जाता है। इसी तरह पूरी बॉडी का जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि स्लो हो गई तो वो जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, तो फिर वो दूसरे काम में एनर्जी यूज़ होती है। जो पहले ग्रोथ करा रही थी अब उसका बहुत सारा हिस्सा दूसरा काम करा रहा है। क्या काम करा रहा है, वो जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल्स बनने हैं, जहाँ से रिलीज़ होने हैं, वो मैच्योर होंगे, यानी वो पूरी तरह से डेवलप होंगे ताकि पूरी तरह से वो फंक्शन में आ सकें। इतना लिखने पे आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है बल्कि और भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ए वाला पार्ट आपका 2 मार्क्स का था, बी वाला पार्ट आपका 3 मार्क्स का है, तो थोड़ी सी डिटेल आपको और लिखनी है। तो वही वाला पेज नंबर 136 पे आपको और डिटेल मिल जाएगी। जैसे एक नए तरीके का पूरा एक सेट होता है जो कि चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक दो चेंज नहीं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कहाँ चेंज होते हैं, अपीयरेंस इन द बॉडी टेक प्लेस, लाइक द चेंज इन द बॉडी प्रपोर्शन। बॉडी का जो प्रपोर्शन है, यानी बॉडी जब स्टार्टिंग में ग्रो होती है, जब बच्चा पैदा होता है, जैसे ह्यूमन की एग्जाम्पल ले, उसकी बॉडी ग्रो होती है, हाथ पैर सब उसके बढ़ते हैं, तो एक रेशियो के अंदर उसकी ग्रोथ होती है। लेकिन जब सेक्सुअल मैच्योरेशन का टाइम आता है तो वहाँ पर बॉडी के कुछ पार्ट अलग स्पीड से ग्रो करने लगते हैं। इस तरह से बॉडी का जो डिज़ाइन है उसमें थोड़ा सा चेंज आने लगता है, वो जो प्रोपोर्शन है, वो जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है, नए फीचर्स आ जाते हैं, जो चीज़ें पहले नहीं थी बॉडी के अंदर वो देखने को मिलती हैं। ये जो पीरियड होता है एडोलसेंस के टाइम में, एडोलसेंस कौन सा टाइम होता है, ये चाइल्ड से एडल्ट बनने के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, यानी ऐसा टाइम जहाँ पर कोई भी बंदा ना बच्चा रहता है ना वो जवान रहता है, उसके बीच का जो टाइम होता है, जो चेंज वाला टाइम रहता है, वो एडोलसेंस कहलाता है। एडोलसेंस में भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी क्या होता है, एडोलसेंस का वो पीरियड होता है, वो हिस्सा होता है जहाँ पर बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, और वो चेंजेस नॉर्मल चेंजेस नहीं होते, सेक्सुअल मैच्योरेशन वाले चेंजेस होते हैं। ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो कि बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं। जैसे गर्ल्स की बात कर लें, ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट। ऑल्सो गर्ल्स बिगेंस टू मेंस्ट्रुएट, इसी टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। बॉयज़ की बात कर लें, बिगेंस टू हैव न्यू थिक हेयर्स ग्रोन ऑन द फेस, चेहरे पे बाल आने लगते हैं, वॉइस के अंदर क्रैक देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें लिखोगे आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको ऑप्शन भी था, चाहे ये जो ऊपर हमने किया वो कर लो या नीचे जो दिया वो कर लो आप। तो इसमें ये वाला पार्ट है, हाउ आर वेरिएशन यूजफुल फॉर स्पीशीज इफ देयर इज अ ड्रास्टिक अल्टरेशन इन द नीचेज। तो इसका आंसर आप नीचे देख सकते हो, इफ द नीच वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। देखो कोई ऑर्गेनिज्म, कोई स्पीशीज कहीं पर रहता है तो वो वहाँ पर इसलिए रह रहा है क्योंकि वो एनवायरनमेंट उसके लिए सूटेबल है। फिश पानी में इसलिए रह रही है क्योंकि उसको वहाँ पर सूटेबल है, ऐसा हवा में नहीं उड़ने लगेगी। तो हर जो स्पीशीज़ है, हर जो प्रजाति है, वो ऐसी जगह रहती है जो उसके लिए सूट करती है। इकोसिस्टम में उसका एक प्रॉपर रोल होता है जो कि वो निभा रही होती है। अगर नीच में चेंज आएगा, यानी जो इन्वायरमेंट है उसके आसपास का जो इकोसिस्टम है उसमें कोई चेंज आएगा तो क्या होगा। जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया है, वो 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं झेल सकता, यानी उसके इन्वायरमेंट का जहाँ वो रहता है वहाँ पर अगर टेम्परेचर 50 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो मर जाएगा। अब जहाँ वो रहता है मान लो वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री है, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 42 हो गया, 48 हो गया, 50 हो गया। जैसे ही 50 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो जो बैक्टीरिया की पूरी प्रजाति है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर झेल नहीं सकते। तो इस बात की ज़रूरत है कि उनके अंदर कोई चेंज आता हो, जैसे उनकी बॉडी और ज़्यादा टेम्परेचर झेलने लायक बनती जाए, तब तो वो जिंदा रह पाएंगे, अदरवाइज उनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। यानी जो 50 डिग्री का लिमिट है, अगर उनकी बॉडी में इस तरह से चेंज आने लगे कि उनके जो बच्चे हों वो 50 नहीं बल्कि 52 डिग्री टेम्परेचर तक झेल सकें, फिर इस तरीके से और आगे बढ़ के 60, 70, तो अगर अपने अंदर वेरिएशन लाते रहेंगे, चेंजेस लाते रहेंगे इन्वायरमेंट के हिसाब से, तब तो वो जिंदा रह पाएंगे, अदरवाइज उनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो वेरिएशन है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो नीच है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जा सकती है, इन्वायरमेंट आसपास का बहुत तेज़ी से बदल सकता है। ऐसे केस में वो पॉपुलेशन पूरी तरह ख़त्म हो सकती है। हाउएवर इफ सम वेरिएशन वर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल इन दिस पॉपुलेशन देयर वुड बी सम चांसेस फॉर देम टू सर्वाइव। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनकी कुछ पॉपुलेशन के अंदर अगर कोई वेरिएशन आ गया, कोई चेंज आ गया, जैसे बैक्टीरिया वाला एग्जाम्पल लिया था, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो गए जो 55 डिग्री टेम्परेचर तक झेल सकते थे,
तो जब टेम्परेचर 50 से ज़्यादा होगा तो सब तो मर जाएंगे, लेकिन वो बैक्टीरियाज जो कि 55 डिग्री तक झेल सकते हैं वो बच जाएंगे, तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। तो समझ गया वेरिएशन क्यों ज़रूरी है। इन्वायरमेंट बदल रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को भी बदलना पड़ता है। इसमें बी वाला पार्ट देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ द यूटरस एंड प्लेसेंटा प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो ये चीज़ें मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन की है, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ जो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। होता क्या है, जो यूटरस की लाइनिंग होती है वो मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर ब्लड की बहुत ज़्यादा सप्लाई होने लगती है। ब्लड सप्लाई इसलिए होती है क्योंकि जो एम्ब्रियो आकर वहाँ फिक्स हुआ है, जो वहाँ डेवलप हो रहा है, उसको ब्लड प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ब्लड के थ्रू फूड वगैरह आता है तो वो एम्ब्रियो तक पहुँच सके। इतना लिख दिया, हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, खाना पानी कहाँ से मिलता है? मदर्स ब्लड से मिलता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा के थ्रू ही जो फूड वगैरह है, जो ब्लड है, वो मदर से एम्ब्रियो के अंदर जाता है। ये जो प्लेसेंटा है वो कहाँ लगा होता है? एम्बेडेड इन द यूटराइन वॉल। हाफ मार्क्स इसमें मिल जाएगा। इसके अंदर आपको विलीज देखने को मिलेगी, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है एम्ब्रियो साइड में उस टिश्यू के। मदर साइड के अंदर ब्लड स्पेसेस आपको देखने को मिलेगी जो विली को सराउंड किए होंगी। हाफ मार्क्स इस पर मिल जाएगा। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रियो। तो चैप्टर में देखो मैंने अच्छे समझाया कि ये इस तरह से कुछ होता है। इस तरह होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए, क्योंकि यहाँ से भी एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ से भी एक ज़्यादा एरिया मिल गया ना। इस पूरे कर्व का अगर एरिया निकालो, इन इसको फैला दो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो छोटे से एरिया के अंदर हम मोड़ के इसको ऐसे कर देंगे तो एरिया हमको ज़्यादा मिल जाएगा। एरिया ज़्यादा तो एक्सचेंज ज़्यादा होगा। अब जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके अंदर वेस्ट सब्सटेंस भी जनरेट होगा, तो वो भी रिमूव हो जाता है बाय ट्रांसफर इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के थ्रू ही ये जो वेस्ट मटेरियल एम्ब्रियो के अंदर जनरेट होगा वो भी निकल जाता है। चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटरस। यूटरस की जो मसल्स है वो रिदम के हिसाब से यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सिकुड़ेंगी और फैलेंगी। इस तरह से करते करते जो एक चाइल्ड है उसकी बर्थ होती है। तो ये पूरा इस तरह से लिखोगे तो बी वाला पार्ट आपका 3 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको केस बेस्ड या डाटा बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। पूजा हैज़ ग्रीन आइज वाइल हर पेरेंट्स एंड ब्रदर हैव ब्लैक आइज। पूजाज हस्बैंड रवि हैज़ ब्लैक आइज वाइल हिज मदर हैज़ ग्रीन आइज एंड फादर हैज़ ब्लैक आइज। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। ए वाले पार्ट हमसे पूछ रहा हूँ, द बेसिस ऑफ द अबव गिवन इन्फॉर्मेशन इज द ग्रीन आई कलर अ डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट, जस्टिफाई और आंसर। तो हमको ये दिया हुआ है कि पूजा की आई का कलर क्या है, ग्रीन है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं यानी मदर का आई का कलर क्या है, ब्लैक है, और फादर की भी आई का कलर क्या है, ब्लैक है, और पूजा का जो भाई है उसकी भी आई का कलर ब्लैक है। अब पूजा की आई का कलर ग्रीन क्यों है? जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिलती है वो अपने पेरेंट्स से मिलती है। तो पूजा की जो आई का कलर है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पेरेंट्स से मिली होगी, लेकिन पेरेंट्स की आई का कलर तो ब्लैक है। अब जो जीन्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, इसका मतलब उनके पेरेंट्स के अंदर ग्रीन वाले भी जीन्स रहे होंगे और ब्लैक वाले भी रहे होंगे। ब्लैक को अगर हम बी से डिनोट करें और ग्रीन को जी से डिनोट करें तो इस तरह से उनका कुछ कोड रहा होगा। जी वाला अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गया, इसीलिए पूजा को मिल गया। लेकिन पेरेंट्स के अंदर बी भी था और जी भी था, ब्लैक वाला भी था, ग्रीन वाला भी था, लेकिन उनकी आई का कलर ब्लैक था। इसका मतलब ब्लैक डोमिनेंट था। डोमिनेंट का मतलब अगर एक भी होगा तो वही एक्सप्रेस होगा, वही दिखेगा। तो ब्लैक डोमिनेंट है, इसका मतलब ग्रीन रिसेसिव है। ग्रीन तभी दिखेगा जब दोनों ही जो कोड हैं वो ग्रीन के ही हों। तो अगर इस तरह से हम मान लें कि जो कैपिटल बी है वो ब्लैक का कोड है, कैपिटल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ब्लैक हमारा डोमिनेंट है, डोमिनेंट वाले को कैपिटल में लिखते हैं। और स्मॉल बी को अगर हम मान लें ये ग्रीन का है, स्मॉल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये रिसेसिव है। जो रिसेसिव होता है उसको स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। तो पूजा के पेरेंट्स का कुछ इस तरह से रहा होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी ब्लैक भी था ग्रीन भी था। इसी तरह फादर की बात कर लें तो ब्लैक भी था और ग्रीन भी था। इसको अगर हम जब क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक ले लेंगे, जैसे हमने एक बार कैपिटल बी ले लिया और यहाँ से एक कैपिटल बी ले लिया, तो क्या बनाएगा हमारा कैपिटल बी कैपिटल बी। इस तरह से एक बार फिर से हम यहाँ से एक ले लेंगे कैपिटल बी और इस बार यहाँ से हम स्मॉल बी ले लेते हैं। हर एक की पेयरिंग करानी है हमको, ठीक है। तो क्या बन जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। इस तरीके से एक बार यहाँ से स्मॉल बी उठा लेंगे और यहाँ से कैपिटल बी उठा लेंगे। कैपिटल वाला पहले लिखा जाता है, कैपिटल बी स्मॉल बी। एक बार फिर से यहाँ से स्मॉल बी उठा लेंगे और यहाँ से स्मॉल बी उठा लेंगे, तो क्या बन जाएगा स्मॉल बी और स्मॉल बी। तो जैसे मैंने बताया कि ब्लैक हमारा डोमिनेंट है, तो दोनों ब्लैक के कोड हैं तो ब्लैक दिखेगा आई का कलर। यहाँ पर एक ब्लैक का है और एक ग्रीन का है, तो क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट है अगर एक भी होगा
तो वही दिखेगा। यहाँ पर भी आई का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। यहाँ पर भी आई का कलर ब्लैक होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही स्मॉल बी है, यानी दोनों ही ग्रीन के कोड हैं। तो सिर्फ इसी केस के अंदर जो आई का कलर है वो ग्रीन होगा, और पूजा की आई का कलर ग्रीन है। इसका मतलब पूजा की आई का जो जेनेटिक कोडिंग होगी वो कैसी होगी, स्मॉल बी। ठीक है, तो ए वाले पार्ट में हमने क्या देखा कि जो ग्रीन आई कलर है वो कैसा है, रिसेसिव है। ठीक है, यहाँ पर सीबीएसई ने जो आंसर दिया आप देख सकते हो कि जो ग्रीन आई कलर है वो रिसेसिव है, हाफ मार्क्स इसमें मिल जाएगा। एज इट विल एक्सप्रेस ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन। क्यों रिसेसिव है, क्योंकि वो होमोजाइगस कंडीशन में ही सिर्फ दिखेगा जब दोनों ही कोड ग्रीन वाले होंगे। जैसे कि हमने देखा दोनों स्मॉल बी है ग्रीन वाला कोड, तभी वो आई का कलर ग्रीन दिखेगा। तो इसी को होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं, जहाँ पर दोनों जो जेनेटिक कोड हैं वो एक जैसे हों, जैसे ग्रीन और ग्रीन का हो या ब्लैक और ब्लैक का हो। तो ये देख सकते हो ये होमोजाइगस कंडीशन है, जहाँ पर दोनों ही ग्रीन के कोड हैं, स्मॉल बी वाले। बी वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द पॉसिबल जेनेटिक मेकअप ऑफ पूजाज ब्रदर्स आई कलर। तो इस तरह से देखो हमने क्रॉस करके देख लिया, पूजा के ब्रदर का आई का कलर कैसा है, ब्लैक है। तो ब्लैक कब हो सकता है, जब दोनों ही कैपिटल बी हो यानी ब्लैक का हो, और ब्लैक तब भी हो सकता है जब एक ब्लैक का हो और एक ग्रीन का हो यानी कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो ये दो पॉसिबल हैं, या तो कैपिटल बी होगा या कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, तब आई का कलर ब्लैक होगा, और उसके ब्रदर का आई का कलर क्या है, ब्लैक है। अब सी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ पूजा एंड रवि विल हैव ग्रीन आइज। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पूजा और रवि के जो बच्चे होंगे उनकी आई का कलर ग्रीन होगा। ऑल्सो शो द इनहेरिटेंस ऑफ द आई कलर इन द ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल क्रॉस। यानी पूजा और रवि का क्रॉस करा कर टेबल वगैरह बनाकर आपको दिखाना है। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं। पहली चीज़ ये कि पूजा का जेनेटिक मेकअप कैसा है, हम देख चुके हैं, दोनों स्मॉल बी है यानी ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर तभी दिखेगा जब दोनों ही ग्रीन का कोड होगा, और ग्रीन का कोड क्या है, स्मॉल बी। तो पूजा की कहानी ये है। रवि की बात कर लें तो रवि के आई का कलर तो ब्लैक है, लेकिन उसकी मदर का आई का कलर ग्रीन है, और ग्रीन तभी होगा जब दोनों ग्रीन का कोड होगा। तो एक कोड मिलेगा मदर की तरफ से, एक फादर की तरफ से। तो मदर से इसको स्मॉल बी तो मिलेगा, ग्रीन वाला तो मिलेगा ही मिलेगा। फादर की तरफ से अगर मान लो फादर का कोड रहा होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, अगर स्मॉल बी मिला तो स्मॉल बी भी हो जाएगा, और इस तरह से उसकी आई का कलर ग्रीन हो जाएगा। लेकिन हमको दिया हुआ क्वेश्चन में रवि की आई का कलर क्या है, ब्लैक है। तो मदर से स्मॉल बी मिल गया तो एक कन्फर्म सी बात है कि फादर से कैपिटल बी मिलेगा, क्योंकि एक कैपिटल बी होना चाहिए, यानी एक ब्लैक वाला कोड होना चाहिए, तभी आई का कलर ब्लैक होगा। इसका मतलब रवि की जो आई का जो कोडिंग है वो कैसी होगी, कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी एक ब्लैक का और एक ग्रीन का कोड होगा। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब इनका क्रॉस कराना है। क्यों क्रॉस कराना है, क्योंकि हमको ये पता करना है इनके जो बच्चे हैं उनकी आई का कलर कैसा होगा, और टेबल वगैरह बनाकर दिखाना है। तो चलिए हम टेबल बना लेते हैं। तो एक कोड को तो हम यहाँ और यहाँ लिख लेते हैं, और दूसरे कोड को हम ऐसे वर्टिकली लिख लेते हैं। ये वाला जो स्पेस है वो खाली रहती है, यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में चाहे तो पूजा का लिख लो, चाहे तो रवि का लिख लो। चलिए हम रवि का लिख लेते हैं। रवि की कोड क्या है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। पूजा की बात कर लें तो स्मॉल बी और स्मॉल बी है। अब इनको क्रॉस कराना है, तो यहाँ से एक स्मॉल बी उठेगा, यहाँ से कैपिटल बी ले लेते हैं। हर किसी की पेयरिंग करानी है तो कैपिटल वाला पहले लिखा जाता है, तो हमने लिख दिया कैपिटल बी स्मॉल बी। इस तरीके से एक बार यहाँ से स्मॉल बी उठा लेंगे, यहाँ से स्मॉल बी उठा लेंगे, तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे ये और ये जहाँ मिलेंगे, उसी वाले कॉलम के अंदर हमको, यानी उसी वाले बॉक्स के अंदर हमको फिल करना है उनके कोड। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, स्मॉल बी और स्मॉल बी। एक बार यहाँ से स्मॉल बी उठा लेते हैं, यहाँ वाला उठा लेते हैं, यानी कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर से यहाँ एक बार स्मॉल बी उठा लेते हैं, और यहाँ से स्मॉल बी उठा लेते हैं, स्मॉल बी। हमको क्या बताना था, प्रोबेबिलिटी बताना था उनके ऑफस्प्रिंग में कि ग्रीन कलर आई वाले कितने होंगे। तो ग्रीन कलर आई वाले कब होते हैं, जब दोनों ही ग्रीन कलर वाला कोड होगा, यानी दोनों स्मॉल बी होगा। तो देख सकते हो ये स्मॉल बी और ये स्मॉल बी। तो 4 में से 2 ऐसे होंगे जिनकी आई का कलर ग्रीन होगा, तो 4 में से 2 यानी 50% ऐसे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी आ गई कितना, 50%। और टेबल दिखाना तो टेबल हमने बना दिया। ये देख सकते हो यही आंसर दिया हुआ है। बी वाले पार्ट का 2 बार कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, इस पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर सी वाले में हमको क्रॉस कराना था, पूजा का कोडिंग और रवि का कराना था। ये टेबल हमने इस तरह से बना लिया। तो जेनेटिक क्रॉस ये पूरा टेबल दिखा दोगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और ये भी हमने निकाला था कितना प्रोबेबिलिटी होगी, 50%, तो आपको 0.5 मार्क्स मिल जाएगा। अब इस सी वाले में आपको ऑप्शन था, यहाँ पर देखो डी नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि मार्किंग स्कीम में जो आंसर दिया है वहाँ पर सी लिखा हुआ है।
तो सिर्फ सी वाले में आपको ऑप्शन था, ये वाला सी कर लो या यहाँ पर जो सी है वो वाला कर लो, ठीक है, डी नहीं सी है। इसमें क्या कह रहा है, 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ पूजाज ब्रदर आर ग्रीन आइड विद द हेल्प ऑफ क्रॉस शो हाउ दिस इज पॉसिबल। तो इसमें ये कह रहा है कि पूजा का जो भाई है उसके जो बच्चे हैं उनमें से 50% ऐसे हैं जिनकी आई का कलर ग्रीन है। तो क्रॉस करके आपको दिखाना है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो देखो अभी हमने ऊपर वाला जो सी पार्ट देखा था उसके अंदर ऐसे ही तो निकाला था, वहाँ पर हमको मिल रहा था 50%। इसका मतलब वही वाला टेबल हम बना देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले सी पार्ट के अंदर हमने टेबल बनाया था, वहाँ से हमको 50% प्रोबेबिलिटी निकल कर आ रही थी। जो नीचे वाला सी पार्ट है जिसको यहाँ पर डी लिखा हुआ है उसमें आपको ये कह दिया है कि 50% है, अब उसका टेबल बनाओ। तो वही वाला टेबल आप बना दोगे जो हमने ऊपर बनाया था, क्योंकि उसी के अंदर 50% आ रहा था। तो बी वाले पार्ट में हमने देखा था कि पूजा के भाई की जो जेनेटिक कोडिंग है वो किस तरह से हो सकती है, या तो दोनों कैपिटल बी रहा हो या फिर एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी रहा हो। तो हम यहाँ से एक उठा लेते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी वाला। तो ब्रदर क्या है, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मैंने बताया था जहाँ पर दोनों कोड सेम हो। हेट्रोजाइगस यहाँ कोड सेम नहीं होते। देखो एक कैपिटल बी है कोई स्मॉल बी है, और उसकी जो वाइफ है वो कैसी होगी, दोनों ही स्मॉल बी होगा। तो वही वाला टेबल इस तरह से आप बना दोगे जैसे कि हमने ऊपर वाले पार्ट में देखा था। तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ से भी देखो 50% चाहिए तो 50% मिल गया। 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग कैन हैव ग्रीन आई कलर एज पर द क्रॉस शोन। तो इस तरह से अगर हम क्रॉस करा लें तो हमको 50% मिल जाएगा। हमको 50% चाहिए तो इस तरह से हम बना देंगे, 50% हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था क्योंकि यहाँ पर कोडिंग वगैरह इतना आसान नहीं है। अगर चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तभी आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अदरवाइज़ जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा उनके लिए बहुत मुश्किल होगा समझना, क्योंकि बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें हैं वो आपको पहले पता होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में सारी चीज़ें समझेंगे एकदम बेसिक से चलते हुए, तब ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने उन लोगों के लिए बता दिया जिन्होंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ आकर सारे बायोलॉजी वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस मिल जाएंगी सैम्पल पेपर की, तो वहाँ से भी देख सकते हो। और अगर आपको चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर की वीडियोस देखनी है तो उस सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।